हेलो एवरीवन, वेलकम टू द यूट्यूब चैनल आई ऑफ लॉ। मेरे इस चैनल पे आपको लॉ से रिलेटेड वीडियोस देखने को मिलती हैं। इस वीडियो का जो टॉपिक होने वाला है वो होने वाला है मोड्स ऑफ क्रिएशन ऑफ एजेंसी। इससे पहले लॉ ऑफ एजेंसी यानी कि एजेंट क्या होते हैं, उसके कितने टाइप हैं, ये भी वीडियो अपलोड हो चुका है, आप उसे भी जरूर देखिए। अब देखते हैं कि जो एजेंसी है ना, उसको बनाने के क्या चार तरीके हैं। ठीक है, वो चारों तरीके हम एक एक करके देखेंगे। ओके, फोर मोड्स ऑफ एजेंसी क्रिएशन यानी कि प्रिंसिपल और एजेंट का रिश्ता बनने के लिए, जो एजेंसी बनने के लिए क्या क्या तरीके हैं, तो उसके चार तरीके हैं। एक्सप्रेस एग्रीमेंट, स्पष्ट समझौता जिसमें बोलकर या लिखकर समझौता होता है। नेक्स्ट है इम्प्लीकेशन यानी कि निहित या अप्रत्यक्ष तरीका, जिसमें हालात या बिहेवियर तय करते हैं कि इनके बीच में एक रिलेशनशिप एग्जिस्ट कर रहा है, प्रिंसिपल एंड एजेंट का रिलेशनशिप। इसके बाद आता है ऑपरेशन बाय लॉ यानी कि कानून के प्रभाव से, कानून के जरिए। फिर आता है रेटिफिकेशन यानी कि पुष्टिकरण, बाद में मंजूरी देना। ठीक है, ये चारों तरीके हम एक एक करके देखेंगे। अब हम डिटेल में देखते हैं कि हमारा सबसे पहला मोड तरीका, जो एजेंसी बाय एक्सप्रेस एग्रीमेंट यानी कि बोलकर या लिखकर स्पष्ट रूप से एग्रीमेंट के द्वारा, सेक्शन नंबर 186 ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। ठीक है, तो सबसे पहला पॉइंट हमें ये कह रहा है कि इसका सीधा सा मतलब है कि जब एक प्रिंसिपल और एजेंट के बीच का जो रिश्ता है ना, वो बोलकर या लिखकर तय होता है, तो उसे हम एक्सप्रेस एग्रीमेंट कह देते हैं। ठीक है, जब आप किसी को आमने सामने बोलकर या पेपर पर साइन करके कहते हो, ठीक है, तो आप ना उससे एक एक्सप्रेस अथॉरिटी दे रहे हो कि हाँ, तुम आज से मेरे लिए काम कर सकते हो और तुम आज से मेरे एजेंट हो। ठीक है, देखो, लिखित समझौता जो होता है ना, उसका फायदा ये होता है कि ये एजेंट को कानूनी तौर पर बांध देता है। इट बाइंड्स द एजेंट। एजेंट को कॉन्ट्रैक्ट में लिखी गई शर्तों के मुताबिक ही अपनी ड्यूटी को करना पड़ता है। ठीक है, इसके लिए फॉर्मल डॉक्यूमेंट का यूज किया जाता है, जैसे कि पावर ऑफ अटॉर्नी या एक ऑफिशियल लेटर ऑफ अथॉरिटी, जिसे एजेंट को ना लीगली पावर मिल जाती है, ठीक है, काम करने की। इसको एक एग्जांपल से देखते हैं। मान लीजिए एक्स जो है वो एक शॉप ओनर है, वो वाई को एक रिटर्न एग्रीमेंट साइन करके अपना एजेंट अपॉइंट कर लेता है। ठीक है, ताकि वाई जो है उसकी शॉप को ना आगे के लिए मैनेज कर सके। क्योंकि यहाँ सब कुछ लिखित में साफ साफ तय होता है, इसलिए एक्स और वाई के बीच में ना एक रिलेशनशिप एक्सप्रेस अथॉरिटी द्वारा बन जाता है। ठीक है, अब हम देखते हैं एजेंसी बाय इम्प्लीकेशन, ये दूसरा मोड है हमारा। ठीक है, जो बताता है सेक्शन नंबर 187 हमें। ठीक है, यहाँ पर जो प्रिंसिपल और एजेंट के बीच का रिलेशनशिप होता है ना, वो किसी रिटर्न या फिर ओरल ओरल एग्रीमेंट से नहीं होता है, बल्कि पार्टीज के कंडक्ट, बिहेवियर या फिर सरकमस्टांसेस से तय हो जाता है कि इन दोनों के बीच में ना एजेंट और प्रिंसिपल का रिश्ता है। ठीक है, इसके अंदर ना तीन मेन कॉन्सेप्ट आते हैं। बाय एस्टॉपल, एजेंसी बाय एस्टॉपल, सेक्शन नंबर 237। इसका मतलब होता है कि जब एक प्रिंसिपल अपने किसी कंडक्ट या फिर अपने शब्दों से किसी तीसरे इंसान को ये यकीन दिला देता है कि हाँ, ये फलाना व्यक्ति एक्स वाई जी मेरा एजेंट है, तो बाद में वो प्रिंसिपल ना मुकर नहीं सकता कि नहीं नहीं, ये मेरा एजेंट नहीं था। उसे एजेंसी बाय एस्टॉपल रोक देगा। ठीक है, इसके बाद आता है बाय होल्डिंग आउट, मतलब दिखावे द्वारा, रोक ना लगाने पर। अब देखो, ये भी ना एक तरीके का एस्टॉपल जैसा ही होता है। अगर आपका कोई एम्प्लॉय या जान पहचान वाला आपके नाम पर बार बार बाहर कोई डील कर रहा है, ठीक है, और आप उसे मना नहीं कर रहे हो यानी कि होल्ड आउट कर रहे हो, तो लॉ ये मानेगा कि आपने उसे अथॉरिटी दी हुई है कि वो आपके बिहाफ में डील करे, और आप उसकी डील से बाउंड हो जाओगे। नेक्स्ट आता है बाय नेसेसिटी, मतलब जब ऐसी इमरजेंसी सिचुएशन आ जाती है जहां पर ओनर के साथ कम्युनिकेट करना टफ हो जाता है, नामुमकिन हो जाता है, और उसके नुकसान को बचाने के लिए एक कोई बंदा मजबूरी में उसका एजेंट की तरह एक्ट करने लग जाता है ना, तो उसे कहते हैं एजेंसी बाय नेसेसिटी। इसको हम एक्सप्लेन करेंगे अब एक एक करके डिटेल में। देखिए, अब सबसे पहले हम देखते हैं एजेंसी बाय इस्टॉपल, जो कि हमारा सेक्शन नंबर 237 हमें बताता है। तो सबसे पहले अगर हम इसकी लीगल डेफिनेशन देखें ना, तो लॉ में इस्टॉपल का मतलब होता है किसी को अपनी कही हुई बात या फिर कंडक्ट से पलटने ना देना। ठीक है, जिस बात से कोई दूसरा जो है वो यकीन कर रहा है। ठीक है, यानी कि इसके नाम में छुपा है स्टॉप, किसी को स्टॉप करना कि स्टॉप, तुमने तो ऐसा कहा था, अब तुम मुकर कैसे सकते हो। देखिए, जब एक प्रिंसिपल जानबूझकर अपने शब्दों से
या बिहेवियर से, अपने किसी कंडक्ट से किसी तीसरे इंसान को ये यकीन दिलाता है कि फलाना व्यक्ति एक्स वाई जी मेरा एजेंट है, ठीक है, तो कानून के मुताबिक बाद में वो प्रिंसिपल उस एजेंट की किसी भी डील से मुकर नहीं सकता है। लॉ उसको वहीं पे रोक देगा कि भाई तुम्हारा एजेंट है वो, अगर उसने ये डील किया तो तुम्हें इसको मानना पड़ेगा। इसका जो मुख्य सिद्धांत है, सबसे बड़ा प्रिंसिपल ये है कि अगर आपके सामने कोई झूठा दावा कर रहा है कि वो आपका एजेंट है और आप उसे वहां पे रोक नहीं रहे हो, आप उस जगह खामोश रहते हो, साइलेंस रहते हो या कोई एक्शन नहीं लेते हो ना, तो आपकी वो खामोशी एक लीगली बाइंडिंग एजेंसी रिलेशनशिप क्रिएट कर रही है। ठीक है, आप बाद में कानून के सामने पलट नहीं सकते कि नहीं भाई मैं इस बंदे को जानता नहीं हूँ या मैंने तो बस ऐसे ही कुछ नहीं कहा। देखिए इसको एक एग्जाम्पल से देखते हैं कि ए की प्रेजेंस में, मौजूदगी में बी तीसरे व्यक्ति सी से कहता है कि मैं ए का एजेंट हूं। हालांकि ये बात बिल्कुल झूठ है, लेकिन ये सुनने के बाद भी ए अपने मुंह से कुछ नहीं निकालता, बिल्कुल चुप रहता है, शांत रहता है। ठीक है, अब सी इस बात पर भरोसा कर लेता है कि बी ने जो कहा है वो सही कहा है, वो तो ए का एजेंट ही होगा। और अब सी जो है वो बी के साथ एक एग्रीमेंट साइन कर देता है। बाद में अगर उस डील में कोई भी दिक्कत आती है ना, तो ए कोर्ट में ये नहीं कह सकता कि बी तो मेरा एजेंट है ही नहीं। लॉ ना यहाँ पे एजेंसी बाय स्टॉपल का इस्तेमाल करेगा और ए को बांध बांध देगा ए को, और ए को उस डील के लिए जिम्मेदारी लेनी ही पड़ेगी क्योंकि उसकी जो खामोशी है, उसने सी को ये यकीन दिलाया था कि बी उसका एजेंट है। ठीक है, अब देखते हैं नेक्स्ट कॉन्सेप्ट जो कि है एजेंसी बाय होल्डिंग आउट। ठीक है, जैसे कि आपको स्लाइड पे लिखा हुआ दिख रहा है कि ये जो है ना ये कोलोलरी है किसकी, एजेंसी बाय स्टॉपल की। ठीक है, ये ना एजेंसी बाय स्टॉपल का ही एक बढ़ा हुआ रूप है। ठीक है, इसका सीधा सा नियम ये है कि अगर किसी प्रिंसिपल ने पास्ट में, ठीक है, अपने किसी कंडक्ट से लोगों को ये यकीन दिला दिया कि कोई व्यक्ति उसके बिहाफ पर काम करने की अथॉरिटी रखता है, तो बाद में अगर उस व्यक्ति ने कोई भी एक्ट किया, तो जो प्रिंसिपल है ना वो कानूनी तौर पर बाध्य हो जाएगा, जिम्मेदार हो जाएगा उसके एक्ट के लिए। ठीक है, देखो इसको एक एग्जांपल से, मान लो कि एक्स जो है, जो एक मास्टर है, मालिक है, अपने सर्वेंट को बार बार लोकल डीलर से ना क्रेडिट पर सामान खरीदने के लिए भेजता है। ठीक है, उसको कहता है कि जा उस दुकान से सामान ले आ और मेरे नाम से पैसा लिखवा दियो। और एक्स जो है उस डीलर को रेगुलरली पैसे चुका देता है, जो भी उसका एजेंट है जब भी सामान लेकर आता है, तो 1 महीने बाद जाकर के एक्स जो है उस दुकानदार को सारे पैसे चुका देता है। यहाँ एक्स ने ना डीलर के सामने ये दिखाया कि मेरा ये एजेंट हमेशा सामान लेकर जाएगा और कुछ दिनों बाद आकर के मैं तुम्हें इसका पैसा चुका दूंगा। अब एक दिन ट्विस्ट क्या आता है, एक्स जो है वो अपने एजेंट को पैसा देता है, ले 500 रुपए और जाके सामान ले आ। अब उस दिन भी एजेंट जाता है चुपचाप दुकान पर और सामान जो है लेता है और उसको कह देता है इसको लिख ले भाई खाते में, और आके मालिक दे जाएंगे। ठीक है, दुकानदार की कोई गलती नहीं है क्योंकि ये रोज की ही एक्स और उसके एजेंट की गतिविधि यही थी। ठीक है, अब एक्स ने जब एक दिन पता किया, उसने कहा मैंने तो इसे पैसा दिया था, तूने सामान क्यों दिया? दुकानदार ने कहा मुझे क्या पता, ये तो हर रोज ऐसा ही करता है और तुम आके इसका पैसा चुकाते हो, तो आज भी तुम्हें चुकाना पड़ेगा। अब यहाँ पे जो है वो कलेश होगा एक्स और उसके एजेंट के बीच में, बट दुकानदार को उसका पैसा एक्स को देना ही पड़ेगा। ठीक है, एक्स यहाँ पे अपनी लाइबिलिटी से भाग नहीं सकता है। ठीक है, अब नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, एजेंसी बाय नेसेसिटी। देखिए, ये ना एक ऐसी हालत होती है, ये ऐसी सिचुएशन होती है जहां पर एक इंसान के पास ना किसी दूसरे इंसान का एजेंट बनने के सिवा कोई और चारा नहीं बचता, मजबूरी में वो एजेंट बन जाता है। ठीक है, यहाँ पे कंसेंट या परमिशन की जरूरत नहीं होती है। ठीक है, अब लेकिन कानून के मुताबिक ना एजेंसी बाय नेसेसिटी ना तभी वैलिड मानी जाएगी जब कुछ चार एसेंशियल कंडीशंस पूरी होंगी। क्या? कि सबसे पहली शर्त है कि ऐसी इमरजेंसी हो जहां एजेंट के लिए प्रिंसिपल से कांटेक्ट करना या बात करना नामुमकिन हो जाए। नेक्स्ट आता है एजेंट ने वो सारे जरूरी कदम उठाए हों जो एक आम समझदार इंसान अपने खुद के सामान को नुकसान से बचाने के लिए उठाता है, यानी प्रिंसिपल के हित में काम किया हो। ठीक है, इसके बाद थर्ड पोजीशन आती है एक्टेड इन गुड फेथ। इसका मतलब एजेंट ने जो भी डिसीजन लिया है ना, वो सारे का सारा डिसीजन सही नियत से लिया गया है, गुड फेथ में लिया गया है,
इसमें उसका खुद का छुपा हुआ कोई निहित स्वार्थ नहीं था। इसके बाद फोर्थ आ रहा है, द नीड फॉर एक्शन वॉज रियल एंड अर्जेंट। मतलब जो भी कदम उठाया जा रहा है उसकी सच में उस वक्त बहुत ज्यादा अर्जेंट जरूरत थी। अगर वो एक्शन नहीं लिया जाता ना तो बहुत बड़ा नुकसान हो जाता। जैसे एक एग्जाम्पल से समझो कि पी ने एक ट्रक में 100 लीटर मिल्क आगरा भेजा, ठीक है। रास्ते में उस ट्रक का एक्सीडेंट हो गया। अब क्योंकि मिल्क ऐसी चीज है जो बहुत जल्दी खराब हो जाती है, तो उस ड्राइवर ने पी के एजेंट की तरह एक्ट किया। क्योंकि वो ड्राइवर जो था वो पी से कांटेक्ट नहीं कर पा रहा था, तो उसने पी के एजेंट की तरह एक्ट किया और उस जो मिल्क था ना उसको वहां पर सेल करना शुरू कर दिया, हाईवे के ऊपर ही, रास्ते में मार्केट में ही बेचना शुरू कर दिया, ठीक है। अब यहाँ जो था ना वो ड्राइवर, उसका मिल्क बेचना ना बिल्कुल सही था और वो सिचुएशन में पी का एजेंट बाय नेसेसिटी बन गया। पी बाद में ड्राइवर पर बिना परमिशन सामान बेचने का केस नहीं कर सकता है क्योंकि वो सामान खराब हो जाता। वैसे भी वो सामान की वैल्यू जीरो थी। अब ना एजेंसी बाय नेसेसिटी को देखने के लिए हम ये केस लॉ देखते हैं, जो कि पार्क वर्सेस ब्रोने का केस है। अब इस केस में कोर्ट ने ये फैसला सुनाया कि एक शिप के कैप्टन के पास ये कानूनी अधिकार है कि वो इमरजेंसी में उस शिप को प्लेज कर सके, गिरवी रख सके। ऐसा तब किया जाता है जब रास्ते में जो जहाज है, जो शिप है, वो खराब हो जाता है और उसे पोर्ट पर रिपेयर करवाने के लिए ना पैसों की जरूरत पड़ती है, ताकि समुंदर में किसी बड़े हादसे से बचा जा सके और शिप को उसकी सही डेस्टिनेशन तक पहुंचाने के लिए काम किया जा रहा है ये, ठीक है। अब इस केस का जो सिग्निफिकेंस था ना, वो महत्व था, इसने 3 इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल्स दिए। इसने ये कानून पक्का किया कि अगर कोई अचानक इमरजेंसी आ जाती है तो एक एजेंट के पास अपनी नॉर्मल पावर्स, यानी कि जो उसकी तय की गई उसकी अधिकार है ना, उससे आगे बढ़कर भी फैसले लेने का अधिकार उसे मिल जाता है। इसके साथ साथ यहाँ कैप्टन ने कंपनी की प्रॉपर्टी यानी कि जहाज को और उसमें लदे हुए सामान को, दोनों को ही डूबने या खराब होने से बचाने के लिए ना एक एजेंट बाय नेसेसिटी का रूप लिया था, ठीक है। एजेंट बन गया वो जरूरत के समय पे, नेसेसिटी में। ये जो केस है ना, ये इस प्रिंसिपल को और मजबूती देता है कि जब हालात बहुत अर्जेंट है और आउट ऑफ कंट्रोल है ना, तो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सिचुएशन है ये, तो एजेंट को एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पावर मिल जाती है ताकि प्रिंसिपल को नुकसान से बचाया जा सके। इसी के साथ हम देखते हैं एजेंट एक्सीडिंग अथॉरिटी, यानी कि कब जो एजेंट है वो अपनी अथॉरिटी को एक्सीड कर सकता है, यानी कि वो इमरजेंसी सिचुएशंस, देखिए नॉर्मल हालतों में तो एजेंट जो होता है ना वही करता है जो उसे करने के लिए कहा जाता है। लेकिन कभी आपातकाल यानी कि इमरजेंसी में ना कानून उसे कुछ एक्स्ट्रा थोड़ी सी छूट दे देता है। देखते हैं कैसे। आमतौर पर जब किसी एजेंट को किसी खास काम के लिए अपॉइंट किया जाता है तो उसकी पावर सिर्फ उसी काम तक ही लिमिटेड होती है। वो उस पावर से बाहर जाने का डिसीजन लेने का काम नहीं कर सकता। लेकिन अगर कोई अचानक इमरजेंसी आ जाए तो प्रिंसिपल की प्रॉपर्टी या उसके इंटरेस्ट को किसी बड़े हादसे से या नुकसान से बचाने के लिए एजेंट जो होता है ना वो अपनी उन लिमिटेड पावर से आगे बढ़ सकता है, ठीक है। मतलब अपनी पावर को एक्सीड कर सकता है। ऐसी सिचुएशन में कानून एजेंट को पूरी इजाजत देता है कि वो सारे जरूरी कदम, वो सारे नेसेसिटी स्टेप्स उठाए जो नुकसान को कम से कम, मतलब मिनिमाइज कर सके लॉस को, ठीक है। अगर हालात ऐसे हो जाएं कि सामान खराब हो रहा है या फिर उसे बेचने का कोई और रास्ता नहीं है, तो एजेंट बिना परमिशन के सामान को सेल भी कर सकता है या फिर उसे प्लेज कर सकता है। अगर उसे लगता है कि उस वक्त वो जो भी बेस्ट डिसीजन है ना वो वही ले सकता है, ठीक है। यहाँ पे उसके ऊपर कोई रोक टोक नहीं आएगी, ठीक है। यहाँ पे ध्यान देने वाली सिर्फ एक ही बात है कि एजेंट ने जो भी काम किया है ना वो सारा गुड फेथ में किया गया है। अब देखते हैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट और प्रैक्टिकल पार्ट, हस्बैंड एंड वाइफ एज एन एजेंसी। जब हस्बैंड और वाइफ जो है एजेंसी, उनके बीच में कैसे बनती है, ठीक है। तो इस एजेंसी में ना दो अलग अलग सिचुएशन बनती हैं। देखते हैं लिविंग टुगेदर। सबसे पहले जब दोनों साथ रह रहे होते हैं तो वाइफ एम्प्लॉयड अथॉरिटी, अगर पति पत्नी साथ में रह रहे हैं तो वाइफ के पास ये एम्प्लॉयड अथॉरिटी है कि वो घर के गुजर बसर के लिए जितनी भी नेसेसिटीज है, जो भी जरूरी सामान है ना, वो हस्बैंड के नाम पर उधार ले सके।
लेकिन ऐसा तभी होगा जब हस्बैंड ने वो जरूरी सामान खुद प्रोवाइड ना कराया हो। ठीक है। लेकिन इसमें भी है कि कुछ 4 कंडीशंस हैं कि जब हस्बैंड लायबल नहीं होगा उसका पैसा भरने के लिए। कब? जब हस्बैंड ने जरूरी सामान का ऑलरेडी खर्चा जो है वो वाइफ को दिया हो, अलाउंस ऑलरेडी दिया हुआ हो। ठीक है। या फिर जो वाइफ ने सामान खरीदा है ना, वो नेसेसिटी नहीं है, वो फिजूल खर्ची है। तीसरा पॉइंट, जब हस्बैंड ने साफ साफ अपनी वाइफ को कहा है कि मेरे नाम से मार्केट में उधार लेने मत जाना। चौथा पॉइंट, जब हस्बैंड ने दुकानदार को कहा हो कि मेरी पत्नी को कोई भी सामान उधार पे मत देना। ठीक है। तो ये 4 पॉइंट्स में हस्बैंड को पैसा नहीं देना। अदरवाइज अगर हस्बैंड एंड वाइफ साथ रह रहे हैं और पत्नी ने कोई खर्चा किया है जरूरी नेसेसिटीज के लिए, तो हस्बैंड पे करेगा ही करेगा। दूसरा पॉइंट आता है लिविंग सेपरेटली। अब लिविंग सेपरेटली में ना 2 अलग केस बनते हैं। जब हस्बैंड की गलती से अलग रह रहे हैं। ठीक है। अगर अलग रहने में पति की गलती है और वो अपनी वाइफ को खर्चा नहीं दे रहा है ना, तो पत्नी के पास ये पूरा कानूनी हक है कि वो अपनी जरूरतों के लिए पति के नाम पर, पति के क्रेडिट पर सामान खरीद ले। ठीक है। और जो वो पैसा है ना, वो पति को भरना ही पड़ेगा। दूसरा है वाइफ्स चॉइस। यानी कि अगर पत्नी जो है वो अपनी मर्जी से अलग रह रही है, उसके पास अलग रहने का कोई ठोस कारण नहीं है, लेकिन वो अपनी मर्जी से अलग रह रही है ना, तो पति के नाम पर एक भी रुपया अगर पत्नी उठाती है तो पति उसे भरने के लिए नहीं जाएगा। यानी चाहे वो खाने पीने या जरूरी सामान ही क्यों ना हो, अगर पत्नी अपनी मर्जी से कि बिना किसी वजह के पति से अलग रह रही है, तो पति जो है वो बाउंड नहीं होगा वो पैसा भरने के लिए। ठीक है। अब थर्ड पॉइंट आ रहा है एजेंसी बाय ऑपरेशन ऑफ लॉ। इसका मतलब ये होता है कि यहाँ प्रिंसिपल और एजेंट आपस में बैठकर कोई एग्रीमेंट नहीं बनाते, बल्कि कानून खुद कुछ खास रिश्ते और हालातों को देखकर उनके बीच में एक ऑटोमेटिक एजेंसी या रिलेशनशिप का निर्माण कर देता है। ठीक है। इसके ना 2 सबसे बड़े और इंपॉर्टेंट एग्जांपल्स लिखे हुए हैं यहाँ पे। पहला है पार्टनरशिप एक्ट, यानी कि साझेदारी का अधिनियम। ठीक है। पार्टनरशिप एक्ट के मुताबिक एक पार्टनरशिप फर्म में जितने भी पार्टनर्स होते हैं ना, वो सब एक दूसरे के और अपनी पार्टनरशिप फर्म के ना एजेंट होते हैं, इम्प्लाइड एजेंट होते हैं बल्कि। ठीक है। इसका मतलब ये है कि अगर कोई एक पार्टनर बिजनेस के नॉर्मल कोर्स में कोई डील करता है या कोई कॉन्ट्रैक्ट साइन करता है, तो उससे जितने भी पार्टनर्स हैं ना और वो खुद फर्म, दोनों ही बाउंड हो जाएंगे, लीगली बाउंड हो जाएंगे। नेक्स्ट है कंपनीज एक्ट। कंपनीज एक्ट के मुताबिक एक कंपनी कानून की नजर में ना एक आर्टिफिशियल पर्सन होती है जो खुद चल नहीं सकती या साइन नहीं कर सकती या डील नहीं कर सकती। इसके लिए ना जो डायरेक्टर्स होते हैं ना, वो कानून उन्हें कंपनी का एजेंट मानता है। डायरेक्टर्स जो भी मतलब निर्णय लेंगे ना, कंपनी उन सारे के सारे निर्णय से बाउंड हो जाती है। ठीक है। उन सभी डील्स के लिए कंपनी क्या होती है, लाइबल हो जाती है। अब आते हैं अपने लास्ट मोड पे जो होता है एजेंसी बाय रेटिफिकेशन। ठीक है। जिसे ना सेक्शन नंबर 196 में बताया गया है। रेटिफिकेशन का सिंपल सा मतलब होता है बाद में दी गई मंजूरी, यानी एक्स पोस्ट फैक्टो अप्रूवल। ठीक है। ये सिचुएशन तब बनती है जब कोई इंसान किसी दूसरे व्यक्ति के बिहाफ पर कोई काम या कॉन्ट्रैक्ट कर लेता है, लेकिन उस वक्त उसके पास उस काम को करने की कोई परमिशन या अथॉरिटी नहीं होती है। मतलब विदाउट हिज नॉलेज और अथॉरिटी वो काम कर देता है। अब बाद में जिस व्यक्ति के नाम पर वो काम किया गया था, यानी कि प्रिंसिपल, उसके पास 2 ऑप्शन होते हैं। या तो वो उस काम को रिजेक्ट कर दे या फिर वो उस काम को रेक्टिफाई कर दे, यानी मंजूरी दे दे। ठीक है। अगर प्रिंसिपल बिना परमिशन वाले काम को बाद में अपनी मंजूरी दे देता है, तो कानून ये मानता है कि उन दोनों के बीच में शुरू से ही एक वैलिड एजेंसी का रिश्ता था। इस पूरे प्रोसेस को हम एजेंसी बाय रेटिफिकेशन कहते हैं। एग्जाम्पल के लिए मान लीजिए ए जो एक पर्सन है वो बिना बी की परमिशन के बी के लिए एक प्रॉपर्टी खरीद लेता है। उस वक्त जो है ना, ए के पास कोई अथॉरिटी नहीं थी बी के लिए प्रॉपर्टी खरीदने की। बाद में जब बी को इस बात का पता चलता है, तो वो इस ट्रांजैक्शन को एक्सेप्ट कर लेता है और अपनी मंजूरी दे देता है। जैसे ही बी इसको एक्सेप्ट करता है ना, कानून की नजर में ए और बी के बीच में ना एक एजेंसी बन जाती है। वो एजेंसी बाय रेटिफिकेशन होती है। ठीक है। और अब ये माना जाएगा कि ए ने वो प्रॉपर्टी बी के एजेंट बनकर ही खरीदी थी। ठीक है।
एजेंसी बाय रेटिफिकेशन एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अलग से 20 नंबर में भी क्वेश्चन आता है ये। इसके लिए मैं एक अलग वीडियो भी अपलोड करूँगी, उस वीडियो को ज़रूर देखना। मोड्स ऑफ एजेंसी को हम एक रिकैप में देखते हैं कि एक्सप्रेस एग्रीमेंट यानी कि ओरल या रिटन अपॉइंटमेंट दी गई है एक्सप्रेसली कह करके या फिर बोल करके लिख करके। इम्प्लाइड एजेंसी होती है जब एक व्यक्ति के सामने दूसरा व्यक्ति ये शो कर रहा होता है कि मैं इसका एजेंट हूँ, बट वो जो पहला व्यक्ति होता है वो इसके लिए ऑब्जेक्शन नहीं करता। तो यहाँ पे एक एजेंसी क्रिएट हो जाती है जिसको इम्प्लाइड एजेंसी कहते हैं। बाय एस्टॉपल, होल्डिंग आउट और नेसेसिटीज की 3 कंडीशंस होती हैं। एजेंसी बाय ऑपरेशन ऑफ लॉ, जिसमें हमने पार्टनरशिप एक्ट या फिर कंपनीज एक्ट का एग्जांपल लिया था, जिसमें ऑटोमेटिकली एजेंसी क्रिएट हो जाती है। नेक्स्ट आता है एजेंसी बाय रेटिफिकेशन, यानी कि एक व्यक्ति ने बिना अथॉरिटी के दूसरे व्यक्ति के बिहाफ में कोई काम कर दिया और जो वो व्यक्ति था उसने बाद में उस काम को एक्सेप्ट कर लिया। तो यहाँ पे उनके बीच में माना जाएगा कि एजेंसी बाय रेटिफिकेशन ऑलरेडी क्रिएट हो गया है। ठीक है। इसी के साथ मोड ऑफ एजेंसी, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, कंप्लीट होता है। अगर कोई डाउट रह जाता है तो मुझे कमेंट सेक्शन में लिखिए। अगर मेरा वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।